Hindi tunes। सर्दी की एक रात थी। हवा इस तरह चीरती हुई गुजर रही थी, गोया किसी नादीदा पंजे ने दुनिया को नोच डाला हो। सड़क के मोड़ पर बनी पुरानी चाय की दुकान से भाप उठ रही थी और उसी भाप के पास दो दोस्त बैठे थे, फवाद और किरण। किरण, तूने सुना है ना, कहते हैं वो इस साल फिर लौटने वाली है। हर सर्दी की पहली हवा के साथ उसका साया वापस आ जाता है। मैंने कल रात घर लौटते वक्त अपनी गर्दन के पीछे किसी की सांस महसूस की थी। कसम से कोई था बहुत करीब, इतना कि लगा कान के बिल्कुल पीछे कोई बर्फ जैसी ठंडी उंगली फेर गई हो। अरे यार, तो ये बात ऐसे मत कह, मुझे ये सब सुनकर ही हाथ सुन्न होने लगते हैं। पर सच कहूँ, बचपन से सुनता आया हूँ कि वो देवता सिर्फ सर्दी में ही बाहर निकलता है। कहते हैं उसके पाँव उल्टे होते हैं और उसकी आवाज़ इंसानों जैसी नहीं बल्कि टूटे हुए रेडियो जैसी खड़खड़ाती हुई होती है। और सबसे डरावनी बात ये कि वो किसी को दिखाई नहीं देता जब तक कोई उसका नाम न ले। नाम लेने की बात मत कर, प्लीज़ मत कर। पिछली बार गांव के उस बूढ़े पंडित ने कहा था, सर्दी की पहली रात अगर तुम्हें अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दे तो चाहे कितनी ही हिम्मत हो, पीछे मत देखना। जो पीछे देखता है वो इंसान रह ही नहीं पाता। और पता है, उस रात मैंने भी कदमों की आवाज़ सुनी थी, पर मैंने खुद को रोक लिया, बस भागकर घर चला गया। लेकिन वो आवाज़ आज भी कान में अटकी हुई है, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे चलता हुआ मुस्कुरा रहा था। ये देवता आखिर चाहता क्या है? हर साल सर्दी में क्यों लौट आता है? कोई तो वजह होगी, कोई लानत, कोई बदला, कोई दर्द। आखिर किसी की रूह बेवजह वापस नहीं आती। मेरे दादा कहते थे वो किसी खोई हुई चीज़ को ढूंढ रहा है और हर उस इंसान के करीब जाता है जिसके साए में उसे वो चीज़ दिखती है। मतलब हो सकता है वो किसी को पहचानने की कोशिश करता हो और गलती से जिसे छू ले उसकी रूह ही खींच ले जाता हो। ये हवा अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गई? ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इतनी अचानक फवाद के घर के बाहर किसी के कांपते कदमों की आवाज़ आई। फवाद बेटा, जल्दी घर चल, तेरी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, बेहद ख़राब, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। फवाद का दिल धड़क उठा, उसकी सांस रुक सी गई। वो चौंक गया, डर गया और बगैर कुछ पूछे तेजी से घर की तरफ भाग पड़ा। अम्मा, क्या हुआ तुम्हें? कौन आया था? क्यों कह रहा था कि तुम बहुत बीमार हो? उसकी अम्मा बिस्तर पर लेटी हुई थी, चेहरे पर बर्फ जैसी सफ़ेदी, होंठ नीले और आंखों में ऐसा डर जैसे कोई पुरानी याद उन्हें सताने आ गई हो। बेटा, मेरा वक्त आ गया है। जिस सर्दी में आज से 10 साल पहले तेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था, उस सर्दी की छाया फिर लौट आई है। मुझे महसूस हो रहा है इस साल शायद मैं भी चली जाऊं। अम्मा, ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सर्दी चाहे जितनी बढ़ जाए, मैं तुम्हें बचा कर रहूँगा। बेटा, सर्दी से डर नहीं लगता मुझे, पर उस सर्दी में आने वाले देवता से, उससे बचकर रहना। तेरे अब्बा भी उससे नहीं बच पाए थे। माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी बैलगाड़ी तैयार करता हूँ, किरण को भी साथ ले चलूँगा ताकि रास्ते में मदद मिल सके। उसकी अम्मा बस उसे जाते हुए देखती रहीं, मानो उनकी आंखों में हजारों अधूरे डर तैर रहे हों। सर्दी की हवा में सीटी जैसी आवाज़ें थी। सड़क सुनसान, दरख्तों के साए अजीब तरह से हिल रहे थे, मानो किसी ने उन्हें छुआ हो। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सामने आकर रुक गया। बेटा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? लगता है कदमों में डर है और आंखों में जल्दी। मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, अपने दोस्त किरण को बुलाने जा रहा हूँ, दोनों मिलकर उन्हें अस्पताल ले जाएंगे। बेटा, रास्ता संभाल कर जाना, ये सर्दी सिर्फ सर्दी नहीं है। कहते हैं हर साल जब सर्दी पहली बार दस्तक देती है, वो देवता लौट आता है। कौन सा देवता चाचा? जिसके बारे में हर कोई बातें करता है, जो 11 साल पहले तेरे अब्बा को और उससे पहले आधे सर्दिया पर को निगल चुका है, जिसके पाँव के निशान कभी मिटते नहीं और जिसकी तलाश हर सर्दी में किसी नए इंसान की होती है। पता नहीं आज रात वो किसे ढूंढ रहा होगा। फवाद तेज तेज कदमों से किरण के घर पहुंचा। रात इतनी गहरी थी कि दरवाजे पर मारने से उसकी अपनी ही गूंज वापस डराने लगी। किरण, किरण, दरवाज़ा खोल, मैं हूँ फवाद। अंदर से एक हल्की सरसराहट हुई, फिर किरण के अब्बा की भारी आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त कौन हो सकता है?
रात भी काली है, रास्ते भी सुनसान है, दरवाज़ा मत खोलिए। आपको पता नहीं कितनी कड़क सर्दी पड़ रही है। हर साल ऐसी सर्दी में वो देवता लौट आता है, किसको लेकर जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दरवाज़ा मत खोलिए। किरण ने अपनी अम्मा की बात सुनी, पर उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। अम्मा, ये भी तो हो सकता है कि किसी को मदद की ज़रूरत हो। आपने आवाज़ नहीं सुनी? कोई बेचैन लग रहा है। इतनी ही बाहर से फिर धमक की आवाज़ आई। फवाद करीब करीब चिल्लाते हुए बोल रहा था, किरण, मैं हूँ तेरा दोस्त फवाद, दरवाज़ा खोल, बात बहुत ज़रूरी है। ये तो फवाद की आवाज़ लग रही है। हाँ अब्बा, वही है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। बेटा मत खोल, इतनी रात, इतनी सर्दी, मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो। ये डरने का वक्त नहीं है। अगर किसी को सच में मदद चाहिए तो डर के सबब हम इनकार नहीं कर सकते। हर सर्दी में देवता आता है, ये सच है, लेकिन हर सर्दी में इंसान को इंसानियत दिखाए, ये भी ज़रूरी है। जा बेटा, दरवाज़ा खोल, और अगर फवाद को मदद चाहिए तो उसके साथ जा। किरण ने गहरी सांस ली और खट के साथ दरवाज़ा खोला। ठंडी हवा का एक तेज़ झोंका घर में घुसा। ऐसा लगा मानो कोई नादीदा चीज़ भी अंदर आई हो। किरण, जल्दी चल, मेरी अम्मा बहुत बीमार है, हमें अभी अस्पताल जाना है। चल फवाद, मैं तैयार हूँ। दोनों फवाद के घर की तरफ लौटने लगे। ठंडी हवा इतनी तेज़ थी कि दरख्त की डालियाँ भी किसी खतरे की तरह चरमराती थीं। दोनों लड़के बिना रुके दौड़ते रहे। रास्ते में कदमों के अलावा जैसे किसी तीसरे की सांस भी सुनाई देती थी। आखिरकार वो फवाद के घर पहुंचे। फवाद ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। दरवाज़ा आसानी से खुल गया। घर के अंदर अजीब सी शांति थी। अम्मा, मैं आ गया। अम्मा, तुम कहाँ हो? अम्मा, जवाब दो। कोई जवाब नहीं। चूल्हा बुझ चुका था, बिस्तर खाली था, उसकी अम्मा कहीं नहीं थी। फवाद, तेरी अम्मा कहाँ गई? या फिर किसी ने उन्हें बाहर ले गया? ठंडी हवा के बीच अचानक फवाद के घर के पीछे से खड़खड़ाहट सुनाई दी। बेटा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? रात भी काली है और रास्ते में तुम्हारे घर के दरवाजे खुले हैं। चाचा जी, मेरी अम्मा कहीं नहीं नजर आ रही हैं। वो तो अभी इसी कमरे में थी। मैं बस किरण को बुलाने गया था और जब वापस आया तो अम्मा गायब। गांव वाले चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने एक कदम पीछे किया, मानो कोई बहुत बुरी आशंका उसके अंदर से टकराई हो। अरे, ये क्या हो रहा है हमारे सर्दिया पर में? मैं खुद भी अपनी बकरी को ढूंढ रहा हूँ। मेरी बेटी राधा कह रही थी कोई बड़ी लोमड़ी आई थी और उसे लेकर चली गई। मैं तो उसी को ढूंढता यहाँ आया हूँ। सर्दी का मौसम है, लोमड़ी आना जाना करती है, पर तेरी अम्मा की बात सुनकर दिल कुछ और ही कह रहा है। एक लम्हे के लिए हवा खामोश हो गई, जैसे हवा भी डर गई हो। अब क्या करेंगे फवाद? कहाँ ढूंढेंगे? किस सिमत में जाएंगे? बेटा, एक बात मैं बताने से डर रहा था, पर अब वक्त आ गया है। ये लोमड़ी नहीं है, न बकरी का मामला है, और तेरी अम्मा का अचानक गायब होना आम बात नहीं है। ये वही देवता है जो हर सर्दी में लौटता है। लोग कहते हैं वो पहले कमज़ोर जानवरों को ले जाता है, फिर इंसानों पर नज़र डालता है। शायद तेरी अम्मा उसी ने ले ली है। लेकिन चाचा, उसे ढूंढने कहाँ? वो ले गया है तो कहाँ छुपाएगा मेरी अम्मा को? सुना है वो हमेशा सुनसान जगहों पर रहता है, जहाँ इंसान कम जाते हैं, जैसे पुराना पीपल वाला चौराहा, भट्टियारी घाट की टूटी झोपड़ियाँ, उस सूखी नदी के पास का जंगल, और सबसे खतरनाक कच्चे पहाड़ी के नीचे वाली गार। हमें इन सब जगहों पर जाना पड़ेगा बेटा। तेरी अम्मा जिंदा है तब तक जब तक देवता उन्हें देख रहा है। चाहे जैसे भी हो, हमें ढूंढना ही पड़ेगा। चाचा जी, देर मत करें, चलो जल्दी अभी चलते हैं। पर याद रखना बेटा, इस रात जो चीज़ें दिखती नहीं वही ज़्यादा खतरनाक होती है। तीनों, फवाद, किरण और गांव का बूढ़ा आदमी तेजी से गांव पार करते चले जा रहे थे। गांव खत्म होते ही एक छोटा सा घना जंगल शुरू हुआ। दरख्तों की टहनियाँ ठंडी हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे जंगल खुद फुसफुसा रहा हो। रुको, मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। ये हवेली 10 साल से बंद पड़ी है, यहाँ तो कोई आता जाता तक नहीं। देवता की अगली चाल हो सकती है बेटा, संभल कर चलो। चलो, कहीं न कहीं फवाद की अम्मा यहीं होंगी, देवता उन्हें यहीं लाया होगा। दीवारों पर काले धब्बे, टूटी खिड़की और अंधेरा। ऐसा लगा जैसे हवेली के अंदर कोई गहरी परछाई जागी हो। वो अंदर बढ़ते गए और जैसे ही मुख्य कमरे में पहुंचे, अम्मा, ये तो मेरी अम्मा है। कमरे के बीचों बीच लोहे का बड़ा पिंजरा रखा था, उसकी अम्मा उसी में थी। अम्मा, तुम यहाँ कैसे? अम्मा, जवाब दो।
दरवाजे की दरारों के बीच से एक लंबा काला टेढ़े पांव वाला साया अंदर आया। गांव का बुजुर्ग आगे बढ़ गया, कांपते हुए भी हिम्मत करके बोला, तू आखिर चाहता क्या है? क्यों हर सर्दी में हमारे गांव सर्दियां पर को सताता है? क्यों लोगों को उठाकर ले जाता है? हाँ, क्योंकि ये सब तुम लोगों के कर्मों का फल है। आज से ठीक 20 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह यहीं सर्दिया पर का एक आम किसान था। मेहनत करता था, बच्चों को पालता था, लेकिन गांव ने, तुम लोगों ने मेरी हर चीज छीन ली। मेरी जमीन हड़प लिया, मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और गांव की भीड़ ने मुझे पीट पीट कर मार डाला। मेरी लाश इस जंगल में फेंक दी गई, बगैर जलाए, बगैर दफनाए। उस दिन की सर्दी मेरी आखिरी सांस थी और तभी से हर साल सर्दी के मौसम में मैं लौट कर आता हूँ। उन्हीं लोगों को ले जाता हूँ जिनके कर्मों में मेरी चीखें दबी थीं। हमारी पुश्त में से किसी ने गलत किया होगा, लेकिन इन बच्चों फवाद और किरण का क्या कसूर है? और फवाद की अम्मा का क्या कसूर है? इन्हें जाने दे, मेरी जान ले ले, पर इन्हें छोड़ दे। कमरे में कुछ लम्हे सन्नाटा रहा। देवता कुछ सेकंड खामोश रहा। उसके चेहरे का धुंधलका आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ। आंखें बुझी हुई राख जैसी हो गईं। मैं बदला लेने आया था, मासूमों को खाने नहीं। और ये सच्चाई तुम्हें बताने के लिए मैं इस औरत को लेकर आया था। उसने आहिस्ता से पिंजरे की तरफ बढ़कर हाथ फैलाया। लोहे का पिंजरा खुद ब खुद खुल गया। फवाद की अम्मा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई, सांसें कमजोर पर जिंदा। जा फवाद, अपनी अम्मा को ले जा। आज रात मैं किसी को नहीं लूंगा। मेरी आग अब शांत हो गई है, लेकिन याद रखना, इंसाफ की सर्दी सबसे खतरनाक होती है। वही वापस लौटती है, हर बार, हर साल। तीनों पीछे देखते रहे, पर वो कहीं नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा और हवेली की दीवारों पर गूंजती उसकी आखिरी खड़खड़ाहट। इस हादसे के बाद गांव में खुशियां फिर से लौट आईं और सब खुशी खुशी रहने लगे। रुके रुके, एक सेकंड, कहाँ जा रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करके कमेंट में पार्ट 2 लिख दें।